जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्पायर आईएएस स्पेसेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेंस 365 मैगजीन का इकोनॉमिक सब्जेक्ट, जहाँ पे हम इसका लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 4 है ये, और लेक्चर नंबर 4 है। इसके पहले हम लोगों ने ऑलरेडी इकोनॉमी का 3 लेक्चर कवर किया है। तो इनकेस आप अभी न्यूली आप हमसे कनेक्ट हुए तो इसके पहले आप वो स्टार्टिंग के 3 लेक्चर देख सकते हैं। उसके बाद ये 4th लेक्चर को आपको उससे रिलेट कर पाएंगे जो भी हमने प्रीवियस लेक्चर्स लिए हैं। और आप जो भी इनकेस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स। और इन केस आपको कुछ भी इस टॉपिक से रिलेटेड मेंस 365 मैगजीन के टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट है, या फिर हमारे पढ़ाने के जो भी हम पढ़ाते हैं, डिस्कस करते हैं, जो भी टॉपिक डिस्कस करते हैं, इसमें भी आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे अपना क्वेरी आप कमेंट करिए, उसका हम आंसर करेंगे। और इन केस हमारा दूसरा हमसे कनेक्ट करने का दूसरा वे है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के वहाँ पे हमसे डायरेक्टली जो भी क्वेश्चंस है, आपका डाउट्स हैं, वो क्लियर कर सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि करंटली इंडिया का देखेंगे कि एक्सपोर्ट सेक्टर काफ़ी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो उसका स्टेटस क्या है हम देख लेते हैं कि अभी देखेंगे जो अपना लास्ट ईयर ये कंप्लीट हुआ फाइनेंशियल ईयर 23-24 वाला, इसमें देखेंगे कि इंडिया का एक्सपोर्ट था 778 बिलियन डॉलर था, जो कि इंडिया का जितना भी जीडीपी है अराउंड 3.7 ट्रिलियन डॉलर, इसका 23% हमारा सिर्फ एक्सपोर्ट से कवर होता है। और इसमें जो भी है ये मर्चेंडीज प्लस सर्विस सेक्टर जो भी होते हैं, ये दोनों इसमें कवर होते हैं 778 बिलियन डॉलर में। और टोटल ये जो भी वर्ल्ड का जितने भी एक्सपोर्ट्स होते हैं उसका 2.4% है करंटली। और इंडिया का जो भी एक्सपोर्ट है ये मोस्टली सर्विसेज सेक्टर के द्वारा आता है, क्योंकि इसका मेजर कंट्रीब्यूशन होता है। और इसके साथ साथ देखेंगे कि इंडिया में एक्सपोर्ट बढ़ाने की क्या क्या ज़रूरत है। तो पहला पॉइंट है कि जब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो हम आत्मनिर्भर बनेंगे, तो इससे हमारा जो भी टारगेट है आत्मनिर्भर भारत बनने का, वो हमारा टारगेट कंप्लीट होगा। दूसरा पॉइंट है कि इससे हम इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। सपोज हम कोई भी एक्सपोर्ट अपना इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है और ये सेम मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट हम दूसरे अदर कंट्रीज़ में जब भी बेचने जाते हैं तो हमारा दूसरा देश का करेंसी हमारे पास आता है, तो हमारा इससे फॉरेक्स जो रिजर्व है वो भी मेंटेन होता है। और जब हम फॉरेन में जाके बेचते हैं तो हमें एक अच्छा प्राइस भी मिलता है। तो जब भी वहाँ पे प्राइस मिलता है तो हमारे जो भी फार्मर्स होते हैं, मैन्युफैक्चरर होते हैं, या फिर लेबर्स होते हैं, उनको काफ़ी इससे बेनिफिट मिलता है। और इसके साथ साथ जब इकोनॉमी का ग्रो होता है तो डिमांड बढ़ता है, डिमांड बढ़ता है तो जॉब की भी डिमांड बढ़ती है, जिससे हमारे इकोनॉमी में एक मेजर कंट्रीब्यूशन होता है। और उसके साथ साथ देखेंगे कि करेंट अकाउंट का जो डेफिसिट होता है वो भी कम हो जाता है इसके साथ साथ। और जब हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा तो देखेंगे कि ग्लोबल मार्केट जो भी है उसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन जो कि 2.4% है, उससे इंक्रीज होके हो सकता है आने वाले टाइम में 6% तक पहुंच जाए। जैसा कि अभी देखेंगे चाइना में एक्सपोर्ट को लेकर पूरे वर्ल्ड में काफ़ी डिपेंडेंसी है। क्योंकि इसका इम्पैक्ट ये होता है, डिपेंडेंसी ज़्यादा हो जाने की वजह से इम्पैक्ट हुआ था जब कोविड-19 आया था, तो इसकी वजह से मेजरली तो ये चाइना में था, बट पूरे वर्ल्ड में इसका इम्पैक्ट हुआ। तो उसको देखते हुए एप्पल ने क्या किया था कि वहाँ से अपना कुछ यूनिट को शिफ्ट करके इंडिया में किया था। और इंडिया में अभी काफ़ी अच्छे अमाउंट में एप्पल्स मोबाइल फ़ोन्स और उसके जो भी एक्सेसरीज हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग होता है। और इसके साथ साथ हमारा अगला पॉइंट है कि जब एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ होता है तो ये हमारे इकोनॉमी के लिए काफ़ी अच्छा होता है। जैसा कि मैंने बताया, जब एक्सपोर्ट बढ़ता है तो क्या होता है कि जॉब भी बढ़ती है, और जॉब बढ़ती है तो हमारे इकोनॉमी जो है ये भी काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है। तो देखेंगे कि अगला हमारा पॉइंट है कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट सेक्टर है, इतना जितना उम्मीद होना चाहिए, जितना उसका पोटेंशियल है, उतना देखते होंगे कि एक्सपोर्ट हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो इसकी क्या क्या रीजंस हैं, उसमें से देखेंगे कि पहला रीज़न है कि जो एक्सपोर्ट का रीजन है वो काफ़ी लिमिटेड है, क्योंकि हमारे देश जो है काफ़ी बड़ा है, बट वहाँ पे देखेंगे कि कुछ लिमिटेड रीजन्स में ही होते हैं और उसमें भी कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट्स के होते हैं। जैसे आप कभी भी इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे या बजट पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे
कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं और जेम्स एंड ज्वेलरीज होती हैं, इनका हमारे एक्सपोर्ट में काफ़ी बड़ा योगदान रहता है। और ये कुछ स्पेसिफिक बेल्ट से आते हैं, जैसे गुजरात हो गया, यहाँ से ये पेट्रोलियम इंजन्स का मेजरली एक्सपोर्ट होता है। तो ये प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। और सपोज यहाँ पे सारे हमारा जो भी कंट्री के अलग अलग पार्ट्स हैं, जो भी हमारा कंट्री का अलग अलग पार्ट हैं, तो यहाँ से जब डेवलप होगा तो उससे क्या होगा कि हमारा जो भी रीजन है, सारे रीजन में एक अच्छा जॉब का डिमांड बढ़ेगा। जॉब का डिमांड बढ़ने से स्टेट के रिवेन्यूज़ भी इंक्रीज होंगे, और जो सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी रिवेन्यूज़ बढ़ेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो फिजिकल डेफिसिट है ये भी काफ़ी कम हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है कि जो भी इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करता है, इसका प्रॉपरली इंडिया यूज़ नहीं कर पाता है, क्योंकि इंडिया जनरली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो कर लेता है, बट उसकी वजह से इंडिया एक्सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं कर पाता है। लेकिन अदर जो कंट्रीज होते हैं जिसके साथ एफटीए होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वो लोग अपना एक्सपोर्ट बढ़ा लेते हैं। मीन्स इंडिया का इंपोर्ट तो बढ़ जाता है। जैसे कि देखेंगे कि एफटीए ज़्यादा हो जाने की वजह से 38% इंडिया का इंपोर्ट बढ़ गया है, बट इंडिया उसका सेम प्रोपोर्शन में एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। तो इसके अलावा देखेंगे कि जैसा कि हमने बताया कि हमने पुअरली यूज़ किया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को, और इसमें एक प्रेजेंस होता है कि जो नॉन टैरिफ बैरियर होता है, इसके वजह से भी काफ़ी इशू क्रिएट होता है। जब हम स्टैटिक अपना सब्जेक्ट पढ़ाएंगे तो उसमें ये कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसके अलावा देखेंगे कुछ फंडामेंटल लेवल पे चैलेंजेस हैं। इसमें क्या क्या है, पहला तो इन जो इंट्रा एंड इंटर रीजनल डिस्पैरिटीज़ है। मीन्स क्योंकि क्या होता है कि अलग अलग रीजन में देखेंगे कि मेजरली जो भी इंडिया का एक्सपोर्ट होता है वो लिमिटेड रीजन से होता है। गुजरात हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, तो सिर्फ यहीं से मेजरली एक्सपोर्ट होते हैं, जिसकी वजह से बाकी को जो स्टेट्स हैं वो बैकवर्ड रह जाते हैं। वहाँ पे उसका जो भी एक्सपोर्ट वाली इंडस्ट्रीज हैं वो उतना डेवलप नहीं कर पाती हैं, और उतना ज़्यादा डेवलप ना कर पाने की वजह से वहाँ पे जॉब भी नहीं मिलता है। जॉब ना मिलने की वजह से वहाँ पे माइग्रेशन का काफ़ी इशू आता है। उसके बाद हमारे पास देखेंगे अगला पॉइंट है कि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, R&D पे ज़्यादा पैसा नहीं खर्च कर पाते हैं। तो इस पे जब हम रिसर्च पे ज़्यादा पैसा खर्च ही नहीं करेंगे तो जो भी नए नए डिजीज़ आ रहे हैं उसको कैसे कंट्रोल करना है, या फिर नए नए मशीन्स आ रहे हैं उसको कैसे यूज़ करना है, हम कैसे हाई यील्डिंग प्रोडक्ट्स को या फिर जो भी हाई यील्डिंग वैरायटीज़ जो सीड्स होते हैं उनको कैसे हम डेवलप कर पाएँ, तो ये इसकी वजह से मेजर चैलेंजेस हैं। और सरकार ने इस चैलेंजेस को इम्प्रूव करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए हैं। जैसे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाया है इंडिया ने, एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए सरकार ने बनाया है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। इसके साथ साथ देखेंगे कि सरकार ने सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम्स लाया है, जिसको एक्सपोर्ट सेक्टर वाले जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्रीज हैं इनको ये हेल्प करता है। और साथ में देखेंगे कि कुछ जगह पे ODOP है, मीन्स वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो सारे डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट ऐसा होता है कि आइडेंटिफाई किए हैं, और उसका वो जो भी लोकल प्रोडक्ट है उसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं या फिर ऑल ओवर इंडिया लेवल पे उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि सारे डिस्ट्रिक्ट का कुछ ना कुछ आइडेंटिफिकेशन होगा, और उसके साथ साथ वहाँ पे एक्सपोर्ट्स का एक चांस है ग्रो करने का। तो ये कुछ सरकार ने इनिशिएटिव लिए हैं, बट इसको हम कैसे वे फॉरवर्ड में इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं कि हमें ईज ऑफ डूइंग को फोकस करना चाहिए, जिससे कि बिजनेस करना इजी हो जाए। इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करना चाहिए। जब इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बूस्ट होगा तो जो भी वह उसका प्रोडक्ट होगा वो बाहर के जो भी अदर कंट्रीज हैं वहाँ पे जो भी इंडिया, अभी देखेंगे कि रिसेंटली बहुत सारे FTAs कर रही है, अलग अलग कंट्री से इकोनॉमिक कोऑपरेशन कर रही है, तो इससे इंडिया का जो भी मैन्युफैक्चरिंग होगा वो अदर कंट्री में एक्सपोर्ट होगा। तो हमें इसके साथ साथ देखना चाहिए कि जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं इनका क्वालिटी भी मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि रिसेंटली आप देखेंगे न्यूज़ में था कि कोई एक ड्रग था
वो ड्रग साउथ अफ्रीका या फिर किसी अफ्रीकन कंट्री में वहाँ पे गया, साउथ अफ्रीका या किसी अफ्रीकन कंट्री में गया था, और उस ड्रग से, वो सिरप था, उस ड्रग से क्या हुआ कि अफ्रीका में बहुत सारे मीन्स अराउंड 40 या फिर 50 बच्चों का डेथ हो गया वो कफ सिरप पीने से। तो हमें अपने जो भी इंडियन प्रोडक्ट्स हैं उस पर क्वालिटी चेक लगानी चाहिए। और इसके साथ साथ दूसरा इंसिडेंट हुआ कि यूरोप में कुछ हमारे जो मसाले वाली कंपनी है, मसाले वहाँ पे गए थे, बट वो जो भी मसाले थे उनका स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं था, प्रॉपर स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हुआ था, तो उसकी वजह से काफ़ी नाम खराब होता है और एक्सपोर्ट पे भी उसका इम्पैक्ट होता है। और उसके साथ साथ जो पोटेंशियल सेक्टर्स हैं उन पे फोकस करना चाहिए, जैसे कौन कौन से सेक्टर में अभी पोटेंशियल ज़्यादा है एक्सपोर्ट करने की, तो वो अपने पीक पे नहीं है, तो उनको थोड़ा सा हमें बूस्ट करके या फिर PLI स्कीम ला के उसको बूस्ट कर सकते हैं। और इंडिया को क्या करना चाहिए कि एक एक्सपोर्ट बास्केट बनाना चाहिए, ना कि कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट ही एक्सपोर्ट करें। जैसे अभी देखेंगे कि जो पेट्रोलियम है एंड जेम्स एंड ज्वेलरी है, ये मेजर कंट्रीब्यूशन का टॉप 10 एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स में आते हैं। तो ऐसे इसी टाइप का और भी गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए कि आइडेंटिफाई करें कौन कौन से और प्रोडक्ट को हम ऐड ऑन कर सकते हैं, जिसको हम पूरे वर्ल्ड लेवल पे एक्सपोर्ट करें। एक्सपोर्ट करने से जो भी इनकम जनरेट हो, तो उसका मैन्युफैक्चरिंग है या फिर मैन्युफैक्चरर है या फिर इंडस्ट्रीज़ हैं, फार्मर्स हैं, उनको प्रॉपर क्रेडिट दें। और इसके साथ साथ देखेंगे कि जो ट्रेड रेमेडीज़ हैं लाइक एंटी डंपिंग, तो एंटी डंपिंग क्या होता है कि सपोज चाइना में कोई प्रोडक्ट 5 रुपये में बन रहा है और इंडिया में कोई भी सेम प्रोडक्ट यहाँ पे बनने में 20 रुपीज़ लग जा रहा है, तो देखेंगे कि ये सस्ता होने की वजह से इंडिया में इसका बहुत ज़्यादा डिमांड हो जाएगा। तो डिमांड ज़्यादा हो जाने की वजह से वो सप्लाई भी करेगा, और सप्लाई हो जाने की वजह से क्या होगा कि ये वाली इंडस्ट्री है जिसका लागत 20 रुपीज़ लग रहा है, ये ऑलमोस्ट डेड हो जाएगी, मीन्स ये यहाँ पे बैंकरप्ट हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि काफ़ी इंडियन मार्केट पे, इंडियन इकोनॉमी पे इम्पैक्ट होगा। तो सरकार कुछ टैक्स लगाती है जिससे कि ये 5 रुपये वाले सामान को इसके इक्विवेलेंट तक लाया जा सके, लाइक ये भी इस पर 15 रुपीज़ का यहाँ पे टैक्स लगा देगी। तो इसी को एंटी डंपिंग ड्यूटी बोलते हैं, और इसको कवर भी किया गया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बीच में। इसके साथ साथ देखेंगे कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो कैसे अपने एक्सपोर्ट को इम्प्रूव कर रहे हैं। स्पेशली देखेंगे बांग्लादेश और वियतनाम है, इन लोगों का जो ये अपैरल एक्सपोर्ट है, लाइक वो जो जूते चप्पल्स हो गए इन लोगों का, और क्लोथ्स से रिलेटेड जो भी एक्सपोर्ट है, ये काफ़ी अच्छा खासा शेयर है। चाइना के बाद सबसे बड़ा एक्सपोर्टर देखेंगे बांग्लादेश ही है। तो इससे हमें सीखना चाहिए कि ये इन्होंने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं और इसको प्रमोट करने का क्या क्या तरीका को अपनाए हैं, जिससे हमारे उसको सेम बात को फॉलो करके हम अपना इंडस्ट्री को भी सेल्फ रिलायंट बना सकें। अभी हमारा अगला टॉपिक है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मीन्स विदेश से जो भी इन्वेस्टमेंट आता है उसी को हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और ये जो फाइनेंशियल ईयर 21-22 गया था उसमें देखेंगे 84.83 बिलियन USD का FDI आया था। और ये हम टारगेट कर रहे हैं कि $100 बिलियन हमें FDI मिले। तो देखेंगे कि इंडिया का जो सेक्टर है वो हाईएस्ट FDI में आ रहा है, मीन्स इंडिया की जो भी इंडस्ट्रीज हैं उसमें मोस्ट सबसे ज़्यादा, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा FDI आ रहे हैं। और वो FDI हैं जो टॉप 5 FDI वाली कंट्रीज़ हैं जहाँ से FDI आ रहा है, वो मॉरिशस हो गए, सिंगापुर हो गया दूसरा पे, तीसरा पे US हो गया, चौथा पे नीदरलैंड एंड पाँचवा पे जापान। तो ये देखेंगे जो 5 कंट्रीज़ है यहाँ से मेजरली हमारे पास FDI की ये सोर्सेज हैं टॉप 5 के। और ये जो डेटा है ये फाइनेंशियल 2023 और 2024 का है। तो देखेंगे हम कि जो FDI होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, इंडिया इतना इसका इम्पोर्टेंस क्यों होता है, तो जो FDI आता है ये लॉन्ग टर्म में कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है। तो जब लॉन्ग टर्म में कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, और इस पे FDI आने की वजह से सरकार पे कोई भी इस पे कर्ज नहीं बनता है। मीन्स देखेंगे आप कि इंडिया का जो भी इनकम होता है उसमें से अराउंड 20% सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट करने में ही चला जाता है। तो सरकार को यहाँ पे FDI आने से एक फ़ायदा ये होता है कि सरकार को इस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना है, वो प्राइवेट प्लेयर होता है, प्राइवेट प्लेयर से अपना इन्वेस्ट करते हैं, और जो भी उसका बेनिफिट्स होता है, प्रॉफिट होता है लास्ट में,
उसको उस पे लेके या तो फिर अपने विदेश में भी अपने कंट्रीज में ले जाते हैं, नहीं तो फिर उसको री इन्वेस्टमेंट करते हैं। दूसरा है कि जब हमारा एफडीआई बढ़ेगा तो ह्यूमन रिसोर्स का भी डेवलपमेंट होगा, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र होगा। जैसे कोई विदेश से आ रहा है, यहाँ पे कोई एरोप्लेन बनाने की कोई इंडस्ट्री सेटअप कर रहा है, तो हो सकता है वहाँ पे उस देश में R&D करके वहाँ पे नए नए टेक्नोलॉजीज यूज करके बनाए हों कोई ऐसा टेक्नोलॉजी जिससे कि कम बजट में एरोप्लेन बनाया जा सके। तो वो जब क्या होगा कि यहाँ पे प्रोडक्शन करेंगे तो इससे जो भी लोकल इंडस्ट्रीज हैं उनको भी सीखने को मिलेगा कि हम कम लागत में कैसे एक्सपोर्ट को, कैसे एरोप्लेन को बना सकते हैं। तो इससे एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा और इन्वेस्टमेंट आ जाने से ये जो बहुत सारे प्लेयर्स हैं लाइक मार्केट में, इनको प्रमोट करेगा। और इससे जब एफडीआई आएगा तो एफडीआई जानते हैं कि दूसरे अलग अलग देश से आएगा तो वहाँ का फॉरेन जो करेंसी होगा वो हमारे पास आएगा, फॉरेन करेंसी आएगा तो हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है ये भी बढ़ जाएगा। तो इसको बढ़ाने के लिए सरकार ने, एफडीआई को बढ़ाने के लिए सरकार ने कुछ स्टेप्स और इनिशिएटिव लिए हैं। जैसे एफडीआई सेक्टर को लिबरलाइज किया, जहाँ पे पहले कम इन्वेस्टमेंट आता था या फिर वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन था, उसको थोड़ा ओपन किया है, लिबरलाइज किया है। तो इससे हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं धीरे धीरे। और गवर्नमेंट ने इसके साथ साथ इन्वेस्ट इंडिया प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया है, फोकस किया है, जिससे इंडिया में इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं एफडीआई के थ्रू। फिर मेक इन इंडिया जो स्कीम है गवर्नमेंट का, इससे बहुत सारी फॉरेन की जो कंपनीज हैं ये अट्रैक्ट कर रही हैं इंडिया को। फिर देखेंगे जो पार्टनरशिप हो रहा है डिफरेंट कंट्रीज के साथ, फॉर एग्जांपल इंडिया और यूके के साथ जो टाई अप हो रहा है और पार्टनरशिप डेवलप हो जाने की वजह से म्यूचुअल ट्रस्ट डेवलप होता है। जब म्यूचुअल ट्रस्ट डेवलप होता है तो वो बाहर से आते हैं विदेश में अपना बिजनेस करने, क्योंकि इंडिया में देखेंगे कि 1.4 बिलियन पीपल हैं, तो एक एक काफ़ी बड़ा मार्केट है। तो ये जो भी अदर कंट्रीज हैं यहाँ पे इन्वेस्ट करती हैं कि यहाँ का जो कंजम्पशन लेड इकोनॉमी है इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट को कंज्यूम करा के जो भी बेनिफिट है वो ले जाएं और प्रॉफिट गेन करें। बट एफडीआई से रिलेटेड कुछ इश्यूज भी हैं। जैसे अभी रिसेंट में देखेंगे कि एफडीआई का रेट जो है काफ़ी डाउन हुआ है। अभी हमारा जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 गया है उसमें सिर्फ $44 बिलियन ही एफडीआई आया है, जो कि पिछले 5 सालों में सबसे कम है। और दूसरा पॉइंट है कि जो भी एफडीआई आता है ये कि लिमिटेड सेक्टर्स में भी आता है, सारे सेक्टर्स में नहीं आता है। जिसमें से देखेंगे कि मोर देन 50% जो एफडीआई आया है वो सिर्फ 5 सेक्टर में आया है, स्पेशली सर्विस सेक्टर हो गया, कंप्यूटर हो गया, दूसरे तीसरे पे ट्रेडिंग, टेलीकम्युनिकेशन एंड ऑटोमोबाइल्स। तो ये 5 इंडस्ट्रीज जो हैं यहाँ पे मोस्टली एफडीआई आया है। इसके अलावा है कि जो रीजनल इनइक्वालिटीज़ बढ़ रही है, क्योंकि मैंने बताया था कि महाराष्ट्र हुआ, गुजरात हुआ, यहाँ पे ही स्पेशली एफडीआई आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से अदर जो स्टेट्स हो गए, अदर जो सिटीज़ हो गए, वहाँ पे प्रॉपर एफडीआई नहीं आ पा रहा है। तो वहाँ पे क्या होता है कि उतना जॉब कार्ड क्रिएशन नहीं हो पाता है। ये सब इश्यूज हैं। और इसके साथ साथ क्या होता है कि जो भी कंपनी आती है वो प्रॉफिट बना तो लेती हैं, मैन्युफैक्चर सपोज इन्वेस्ट की और कोई प्रोडक्ट बनाई, प्रोडक्ट बना के बेची, और जो भी प्रॉफिट होता है उसको लेके मोस्टली निकल जाती हैं, क्योंकि बहुत कम ऐसी कंपनी हैं कि दोबारा वो री इन्वेस्टमेंट करती हैं। तो ये इश्यूज हैं अभी करेंटली एफडीआई से रिलेटेड। तो सरकार को क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए? एक तो जो भी पॉलिसी है एफडीआई से रिलेटेड इसको एक स्टैंडर्ड फॉलो करनी चाहिए, जिससे कि पॉलिसी का रिफॉर्म हो सके और एक स्टेबल फाइनेंसिंग हो सके। दूसरा कि जो प्रोसेस है इसको ट्रांसपेरेंट बनाना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी इसको मेंटेन करना चाहिए। और जो एफडीआई का प्लेस है लाइक जो गुजरात हो गया, कर्नाटका हो गया एंड महाराष्ट्र हो गया, ये यहाँ तक लिमिट ना करके इसको ऑल ओवर इंडिया तक डाइवर्सिफाई करना चाहिए, जिससे अदर रीजन्स को भी बेनिफिट हो। और जो डायरेक्ट टैक्स है इसको भी रिफॉर्म करना चाहिए। अभी हमारा अगला टॉपिक है, हम यहाँ पे सारे टॉपिक्स नहीं कवर करेंगे, सिर्फ वही टॉपिक्स कवर करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
स्पेशली यूपीएससी, क्योंकि अभी रिसेंटली देखेंगे कि सितंबर में एक उसका मेंस का होने वाला है, एंड जो स्टेट पीसीएस है इसका भी मेंस जो एग्जामिनेशन है उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही कवर करेंगे। स्टैटिक वाले पार्ट को हम नहीं कवर करेंगे, नहीं तो फिर वीडियो का लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो ये इशू क्रिएट करता है। और इसके साथ साथ आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। इन केस आपको कुछ भी डाउट होए तो फिर आप कमेंट करिए, वहाँ पे हम आपको आंसर करेंगे, नहीं तो टेलीग्राम पे आप अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको उनके साथ शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और कंटिन्यू इस पे हमें काम करने का ये होता है कि हमें मोटिवेशन के थ्रू। तो अभी हमारा अगला टॉपिक है कि इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज़। देखेंगे कि डे बाय डे जो इंडियन रुपीज़ है उसको अलग अलग जो कंट्रीज़ है उसके साथ साथ हम अलग अलग कंट्रीज़ में इसका वैलिडिटी को बढ़ा रहे हैं। लाइक आप अदर कंट्रीज़ में हैं वहाँ पे भी रुपीज़ का यूज़ कर सकें, तो इसी को इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज़ बोलते हैं। पीएम इन्होंने क्या बोला था, प्राइम मिनिस्टर ने आरबीआई से, कि आरबीआई को एक रोड मैप बनानी चाहिए कि 10 ईयर का स्ट्रेटजी, जिससे हम इंडियन जो रुपीज़ है उसको एक ग्लोबली एक्सेसिबल करेंसी के तौर पे बना सकें। जैसा कि अभी करंटली यहाँ पे मेजर जो करेंसीज हैं, इंटरनेशनल करेंसीज हैं, जैसे यूएस डॉलर हो गया, यूरो हो गया, जापानीज येन हो गया, पाउंड हो गया, ये मेजर मेजर ये इंटरनेशनल करेंसी, सॉरी, इंटरनेशनल मेजर करेंसी हैं ये चारों। तो ऐसे ही एज इट इज़ आईएनआर जो इंडियन रुपीज़ है इसको भी यूज किया जा सके। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या बेनिफिट होंगे अभी वो हम देख लेते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो उस पर हमें अलग से खर्च नहीं करनी पड़ेंगे। जैसा देखेंगे एक करेंसी जो है, सपोज यूएसडी है उसको आईएनआर में कन्वर्ट करना है, तो फिर क्या होगा, एक बीच में एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें यहाँ पे जो खर्च है वो बच जाएगा। दूसरा है कि हमें कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं करने पड़ेंगे। एक्सचेंज, सपोज एक्सचेंज आप कराने जाते हैं तो कुछ तो उसमें पैसे लगते हैं, तो हमें एक्स्ट्रा खर्च से बच जाएंगे। तीसरा है कि हमारा कैपिटल का फॉर्मेशन होगा। सपोज हमें जब भी दूसरे करेंसी में पेमेंट करना है तो वहाँ पे कोई ना कोई एक इंडस्ट्रीज़ या फिर ऑफिस सेटअप करना पड़ेगा जो ये एक्सचेंज का काम संभाले, तो वो वाला इन्वेस्टमेंट हम कहीं और पे कर सकते हैं, वेलफेयर स्कीम या इंफ्रा पे। तो इससे क्या होगा, हमारा कैपिटल का फॉर्मेशन होगा, और इसके साथ साथ हमारा बजट का जो डेफिसिट है वो भी इजी हो जाएगा। क्योंकि अभी करंटली जब फिजिकल डेफिसिट होता है तो फिजिकल डेफिसिट होता है तो सरकार क्या करती है, अदर कंट्रीज से, लाइक यूएसडी हो गया, यूरो हो गया, या जो जापानीज येन है, इसको फाइनेंस करती है। फाइनेंस करती मीन्स वहाँ से कुछ न कुछ लोन निकल लेती है या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बेचती है, जिससे कि सरकार का जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाए। तो इंटरनेशनलाइजेशन हो जाने की वजह से हमें दूसरे करेंसी पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, हम डायरेक्टली आईएनआर को अदर कंट्रीज़ में बेच सकते हैं और उस बेसिस पे हम क्रेडिट ले सकते हैं। और इसके साथ साथ जब जो अपना इंडियन रुपीज़ है ये इंटरनेशनलाइज हो जाएगा तो हमें फॉरेक्स रिजर्व बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि आप देखते होंगे कि अभी करंटली 660 बिलियन यूएसडी अपना फॉरेक्स रिजर्व है, तो हमें ये मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे क्या होगा कि ये जो पैसा है 660 बिलियन डॉलर, ये हम अदर रिसोर्सेज में यूज़ कर पाएंगे, लाइक इंफ्रा हो गया, रेलवेज़ हो गए, या फिर वेलफेयर स्कीम्स हो गए, यहाँ पे हम यूज़ कर पाएंगे। जैसा कि देखते होंगे अमेरिका करता है अमेरिका क्या करता है, उसकी जो यूएसडी वो इंटरनेशनलाइजेशन रुपीज़ है, तो उसका जो फॉरेक्स रिजर्व है वो काफ़ी कम है। तो वो क्या करता है कि उस पैसे को कहीं और पे अपने डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पे यूज़ कर लेता, तो सेम इंडिया को इससे बेनिफिट होगा इंटरनेशनलाइजेशन हो जाने से इंडियन रुपीज़ का। बट इसको इंटरनेशनलाइजेशन करने में कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे एक्सचेंज रेट काफ़ी वोलाटाइल है, तो वोलाटाइल होने की वजह से सपोज उसमें काफ़ी चेंजेस आ गए तो फिर इंडियन जो करेंसी है इसमें दिक्कत आने लगेगा। और इसके साथ साथ जो ग्लोबल मार्केट है
उसकी वजह से इंडिया ने सपोज ग्लोबल मार्केट में बहुत सारे इंडियन रुपीज़ को डंप कर दिया, तो बाद में अचानक कभी वो लोग डिमांड कर दिए, तो जो डोमेस्टिक पॉलिसी है उस पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो सरकार को इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज़ के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, जैसा कि कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है, इसको फुल्ली, इस केस में करेंट अकाउंट के केस में देखेंगे कि फुल्ली कन्वर्टिबल है, बट जो कैपिटल अकाउंट के केस में पार्शियल कैपिटल है, पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी है, तो इसको अप्रोच करना चाहिए। दूसरा है कि करेंसी स्वैप प्रोग्राम लेकर आना चाहिए, जो करेंसी मीन्स एक करेंसी से दूसरे करेंसी में चेंज करने के लिए सिर्फ स्वैप करें, और लोकल करेंसी सेटलमेंट मीन्स इंडिया में सपोज कोई फॉरेन कंपनी है, उसको कुछ प्रोडक्ट परचेज करना है तो लोकल करेंसी में परचेज कर पाए, और जो भी उस पैसा आ रहा है उसे हम अपने जो भी उसके मैन्युफैक्चरर हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उसको हेल्प कर पाएँ उसके। और जो इंडिया का पेमेंट सिस्टम है, जैसे आरटीजीएस हो गया, एनईएफटी हो गया, यूपीआई, ये पूरे वर्ल्ड में इसको हमें एक्सटेंड करना चाहिए, लाइक प्रमोट करना चाहिए। और इसके साथ साथ केवाईसी नॉर्म्स के लिए 24/7 कोई एक इंडियन मार्केट में ऑफिस ओपन करना चाहिए। इसके साथ हम देख लेते हैं हमारा अगला टॉपिक है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनका डेट की वजह से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर काफ़ी इशू है। जब तक हम आप इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट लाइक। तो देखेंगे अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि श्रीलंका ने कर्ज की वजह से उसका डेवलपमेंट अनसस्टेबल हो गया था, उसको सर्वाइव करना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था। तो देख लेते हैं, स्पेशली ये जो सिनेरियोज आ रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में ही आ रहे हैं, तो इसका क्या क्या रीज़न है, ये इस पे हम फोकस कर लेते हैं। कि पहला है कि जो कर्ज बढ़ रहा है, ये डेवलपिंग कंट्री में क्यों बढ़ रहा है। तो एक यूएन ने एक रिपोर्ट निकाला था, यूनाइटेड नेशन ने, वर्ल्ड ऑफ डेट मीन्स एक दुनिया कर्ज का, जिसमें बताया था कि 2000 में टोटल $17 ट्रिलियन ही कर्ज था, लेकिन 2023 में देखेंगे कि ये $17 ट्रिलियन जो है बढ़कर $97 ट्रिलियन हो गया। मीन्स बहुत देश की जो जीडीपी है उससे भी ज़्यादा पूरा कर्ज चल रहा है। और इसमें जो भी कर्ज है ये $97 ट्रिलियन, उसमें भी 30% सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज़ का है। तो इससे क्या होता है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ पे फाइनेंशियल काफ़ी लाइबिलिटी बढ़ जाती है। और इसका रीज़न क्या क्या है, जो डेट बढ़ रहा है डेवलपिंग कंट्रीज़ का, इसका रीज़न क्या क्या है। तो देखेंगे कि बहुत बार क्या होता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो अपना प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने के लिए क्या करती है कि हाई इंटरेस्ट रेट पे वो अपना पैसे ले लेती है, बट क्या होता है उनको बाद में चुकाने में काफ़ी इश्यूज आते हैं। दूसरा है कि 54 देश ऐसे हैं जिन पे 10 या फिर 10% से ज़्यादा अपने देश के रिवेन्यू का ज़्यादा शेयर उनको सिर्फ इंटरेस्ट पे करने में ही चला जाता है। जैसा कि देखेंगे इंडिया के केस में जो भी सरकार का जीडीपी है, जो भी इंडिया का जीडीपी है या रिवेन्यू है, इंडिया का जो भी इनकम है, उसका 20% सिर्फ चला जाता है इंटरेस्ट पेमेंट में सिर्फ 20% चला जाता है। तो ऐसे ऑलमोस्ट 54 देश हैं जहाँ पे मोर देन 10% का इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाता है। और इसके साथ साथ जो होता है कि जो प्राइवेट क्रेडिटर्स हैं इन पे बहुत ज़्यादा लोग डिपेंडेंट हो गए हैं, तो ये एक इशू है। इसके साथ साथ क्या है कि जो देखेंगे कि जो आउटसाइडर होते हैं, मीन्स एक देश ने दूसरे देश से जब कर्ज लेता है तो जो दूसरा देश होता है डेट को जल्दी रिस्ट्रक्चर नहीं करता है। मीन्स सपोज उसका इंटरेस्ट रेट यदि 100 करोड़ पर एनम है, तो ऐसा नहीं करेगा कि इसको हम 5 साल के लिए करके 20 करोड़ कर दें। तो इसमें ये काफ़ी इशू आता है अदर कंट्रीज से लेने पे। उसके साथ साथ देखेंगे कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो डेट तो कर्ज तो ले लेती है बट उसको इफ़ेक्टिवली मैनेज नहीं कर पाती है। तो एक होना चाहिए कि जो डेट मैनेजमेंट एक सिस्टम, प्रॉपर डेट मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज़ में। तो इससे रिलेटेड अभी डेट से रिलेटेड क्या क्या कंसर्न्स हैं वो हम देखते हैं। पहला कंसर्न है कि जो डेट कर्ज है उसका सस्टेनेबल नहीं है। मीन्स वो इतने हाई रेट पे
कर्ज ले लेते हैं कि उनको चुकाना लाइबल ही नहीं होता है, मीन्स काफ़ी डिफिकल्ट होता है। श्रीलंका ने देखेंगे जब भी श्रीलंका ने जब भी चाइना से लोन लिया था तो क्या होता है कि ये बहुत हाई रेट पे था, जिसकी वजह से इसको श्रीलंका को पे करने में काफ़ी इशू आ रहा था। सेम चाइना ने क्या किया था, चाइना ने पाकिस्तान को CPEC जो प्रोजेक्ट था, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसके लिए अराउंड $16 बिलियन इन्होंने दिए थे, $16 बिलियन, जो कि काफ़ी हाई रेट पे था, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी में भी इशू आया था। और इसकी वजह से दूसरा इम्पैक्ट ये होता है कि जो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती हुई है ये भी डाउन होती है, क्योंकि एक देश यदि वहाँ पे किसी एक देश का यदि फाइनेंशियली वो स्ट्रांग नहीं होगा तो उसका इम्पैक्ट क्या है कि अभी ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे उसका प्रभाव पूरी दुनिया पे पड़ता है, तो ये भी इम्पैक्ट है इसका। इसके साथ साथ जो होता है कि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसको भी हैम्पर करता है, नुकसान करता है, क्योंकि जब सरकार का फाइनेंशियल सिचुएशन सही नहीं रहेगा तो वो सरकार मेन फोकस करेगी कि हमारे पास रिवेन्यू के सोर्स रिवेन्यू जनरेट हो, वो ये नहीं देखेगी कि इन्वायरमेंटली ये वायबल है या नहीं है, इन्वायरमेंट पे कुछ इसका फायदा नुकसान है कि नहीं है। तो ये सब इश्यूज हैं। इसमें सरकार जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका क्या क्या रोल है इस पे फोकस करना चाहिए और इसको और अच्छे से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो इसका एक वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है कि इसको कौन और अच्छे से कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, इसको इंक्लूसिव इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर एक डेवलप करना चाहिए। जैसे जो IMF का कोटा है SDR का, इसको और इम्प्रूव किया जा सकता है और इसमें लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। साथ साथ ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि जो भी कंट्री ने कर्ज लिया है वो कितने इंटरेस्ट रेट पे है, कितने साल के लिए है और उससे कम पे मिल सकता था क्या, तो इस पे भी फोकस करना चाहिए। और उसके साथ साथ जो भी कंट्रीज़ हैं उनके पास प्रॉपर एक डेट मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए, जिससे कि इनकेस कर्ज ले रहे हैं, कर्ज लेना गलत नहीं है, बट कर्ज को सही वे में इम्प्लीमेंट करना ही इशू है। आप कर्ज लो बट उसको बिजनेस कर लिए आप, तो बिजनेस करोगे तो आप सक्सेस हो गए, अर्निंग बढ़ेगी, तो उससे आप कर्ज आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। बट आपने कर्ज ले तो लिया बट उसको प्रॉपर यूज़ नहीं किया तो वो क्या होगा कि आपको घाटे में कर देगा, जिसकी वजह से आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं रह पाओगे। और इसके साथ साथ जब भी कर्ज लेना चाहिए तो उस पर डेट का रिस्ट्रक्चरिंग का एक ऑप्शन होना चाहिए कि इनकेस कभी वर्स्ट केस में डेट का रिस्ट्रक्चरिंग भी हो सके। हमारा अगला टॉपिक है, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको अभी हम डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि ये स्टैटिक का मोस्टली पार्ट है और हमारा मेन टारगेट है अभी जो डायनेमिक्स पार्ट है, जो करंट अफेयर्स रिलेटेड है, उनको पहले हम कवर करेंगे। तो हमारा देखेंगे कि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया था कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टोरेज प्लान लेकर आया था जो 11 स्टेट्स में था, मीन्स 11 स्टेट में 11 एक ग्रेन स्टोरेज फैसिलिटी लेकर आए थे। तो इसको देखते हैं एक बार क्या है ये। तो देखते हैं कि जो वर्ल्ड्स का ये लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान है इसका क्या पर्पस क्या है। तो इससे क्या होगा कि जो स्टोरेज फैसिलिटी है ये इम्प्रूव होगी और स्पेशली ये PACS लेवल पे। PACS क्या होता है कि प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी होती है जो रीजनल लेवल पे होती है। तो इससे क्या होगा कि हमारा एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा, वेयर हाउस भी स्ट्रांग होगा और जो कस्टम हायरिंग सेंटर है ये भी इससे बूस्ट मिलेगा और जो प्रोसेसिंग यूनिट है लाइक फार्मर्स का कुछ भी रॉ मटेरियल है उसको और हम कैसे उसको प्रोसेस करके और अच्छे से बेनिफिट अर्न कर सकें, तो ये एक स्ट्रांग होगा। इसके साथ साथ देखेंगे कि जो PACS है इसको सब्सिडी भी मिलेगी, तो PACS को एक ये भी बेनिफिट है कि ये सरकार की तरफ से सब्सिडी भी मिलेगी। दूसरा पॉइंट है कि अभी करेंटली हम देख लेते हैं ये 11 होने के अलावा सरकार के पास अभी ग्रेन स्टोरेज को लेकर क्या क्या फैसिलिटी हैं। तो देखेंगे कि जो स्पेशली स्मॉल फार्मर्स होते हैं ये लोग क्या करते हैं कि जो भी ग्रेन का स्टोरेज होता है स्पेशली वो हाउस अपने घर में ही रखते हैं। और इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट का स्टोरेज एजेंसी है स्पेशली FCI फूड कॉरपोरेशन एक्ट
फूड कॉरपोरेशन एक्ट के थ्रू ये 1964 में जो आया था, ये मेन एजेंसी है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। और जो फूड स्टोरेज होता है ये सेंट्रल लेवल पे भी होता है, स्टेट लेवल पे भी होता है, और इसमें बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं। इनको एफसीआई हायर करती है ऑन टाइमली बेसिस पे, कि जब बहुत ज़रूरत होती है तो प्राइवेट प्लेयर्स को ये इंक्लूड करती है और उसको एक जो भी चार्जेज रहता है पे करके ग्रेन का स्टोरेज करती है। इसको लेके सरकार ने कुछ इनिशिएटिव भी लिए हैं, जैसे ग्रामीण भंडार योजना। इसमें क्या होगा कि जो भी गांव क्षेत्र में है वहाँ पे गोडाउंस बनेंगे, और गोडाउंस में जो भी रीजनल उस रीजन के फार्मर्स होते हैं उनका ये ग्रेन का स्टोरेज किया जाएगा। और इसके साथ साथ पीएम किसान संपदा योजना है जो कोल्ड स्टोरेज ये डेवलप करेगा। इस स्कीम के थ्रू डेवलप किया जाएगा कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, पैकेजिंग यूनिट मीन्स रॉ मटेरियल कैसे प्रोसेस करके पैक किया जा सकता है, और वेयर हाउसिंग वहाँ से कैसे सप्लाई को किया जा सकता है। बट इससे रिलेटेड कुछ चैलेंजेस भी हैं, उस चैलेंजेस को भी देख लेते हैं कि जो भी हमारा स्टोरेज का अभी करंटली सिस्टम है वहाँ पे अनसाइंटिफिक स्टोरेज है। मीन्स देखेंगे कि बहुत जगह गवर्नमेंट स्टोरेज तो कर लेती है, बट वो बाद में क्या होता है, चूहे खा रहे हैं, भीग रहा है, बारिश में ख़राब हो जाता है, फीका जाता है। तो ये कोई साइंटिफिक अभी बहुत ज़्यादा साइंटिफिक ये स्टोरेज नहीं है। इसके साथ साथ हमारे पास जितना हमें चाहिए, जितना हमें ज़रूरत है स्टोरेज की कैपेसिटी की, उतना नहीं है। क्योंकि देखेंगे कि जो फूड ग्रेन है इसका प्रोडक्शन इंडिया में 311 मिलियन मेट्रिक टन होता है, बट हमारे पास जो गोडाउंस हैं जो स्टोरेज के लिए, उनकी कैपेसिटी सिर्फ 145 मिलियन मेट्रिक टन ही है, जो कि 166 मिलियन मेट्रिक टन कम है। तो इसको ये एक बड़ा चैलेंज है, जिससे किसान मजबूर होता है कि वो अपने घर में ही उसको अपने घर में ही अनाज को रखे। तो उससे क्या होता है कि अनाज कभी कभी ख़राब भी हो जाते हैं, तो फार्मर्स का काफ़ी नुकसान होता है। और उसके साथ साथ क्या होता है कि एफसीआई जो बफर स्टॉक्स होती है, मीन्स जो खाने के बाद जो बच जाता है, या फिर क्या होता है कि इमरजेंसी के लिए कुछ फूड ग्रेन्स रखे जाते हैं, उसके लिए भी जो सरप्लस होता है इसको मेंटेनेंस करने में भी चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होते हैं। फिर बो जाने के बाद भी कुछ लॉसेस होते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का कोई भी उतना स्कोप नहीं है। तो ये सारे हमारे चैलेंजेस हैं अभी करंटली एफसीआई के द्वारा जो फूड का प्रोक्योरमेंट होता है। तो सरकार को क्या करना चाहिए कि शांता कुमार जो कमेटी था और अशोक दलवाई कमेटी था, इस पे इस कुछ जो रिकमेंडेशन थे, जैसे साइंटिफिक स्टोरेज होना चाहिए, एफसीआई के पास ओपन मार्केट सेल स्कीम्स होने चाहिए। मीन्स ओपन मार्केट सेल स्कीम क्या होता है कि जो एफसीआई होता है, एफसीआई जो होता है इसके पास ये एक राइट्स होते हैं कि ये जो भी अपना एक्सेसिव ग्रेन्स हैं इसको एक ओपन मार्केट में एक्सपोर्ट कर पाए एक फिक्स्ड प्राइस पे। तो इससे क्या होगा कि स्टोरेज का कॉस्ट बचेगा, और जो भी एक्स्ट्रा बफर स्टॉक्स होगा उस पर हमें उतना ज़्यादा ये उसके सेफ्टी पे पैसे नहीं खर्च करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ जो अशोक दलवाई कमेटी में बताया गया था कि एग्रीगेशन एक यूनिट होना चाहिए, स्पेशली वो विलेज लेवल पे होना चाहिए, जिससे कि विलेज का जितना भी फूड ग्रेन्स है उसको प्रोक्योर किया जा सके। और उसके साथ साथ प्राइवेट जो सेक्टर्स हैं उसको यहाँ पे उसमें उनकी पार्टिसिपेशन को लेकर हमें प्रमोट करना चाहिए कि प्राइवेट जो फील्ड्स हैं वो भी लोग आएँ, और इससे इसका जो सेक्टर है काफ़ी इम्प्रूव हो। हमारा अगला टॉपिक है कि फाइनेंशियल सपोर्ट टू फार्मर्स। मीन्स सरकार की तरफ से इसको सरकार की तरफ से जो किसान है इनको क्या क्या सपोर्ट दिया जाता है। तो देखेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना के थ्रू 11 करोड़ जो फार्मर्स हैं उनको साल के 6,000 रुपये दिए जाते हैं। दूसरा है कि इंडिया का जो जीडीपी है उसका 2 से 2.5% सब्सिडी से फर्टिलाइजर क्रेडिट और क्रॉप इंश्योरेंस पे दिया जाता है। मीन्स सरकार जो भी इंडिया का जीडीपी है उसका 2-2.5% तो सिर्फ इसमें एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर क्रॉप इंश्योरेंस में ही दिया जाता है। और देखेंगे कि जो इनकम होता है किसान का जो इनकम होता है उसका अराउंड 20% सिर्फ सरकार के सब्सिडी से ही आता है। और इसके साथ साथ देखेंगे कि जो 50.2% किसान होते हैं उनके पास किसी न किसी तरह का कर्ज है, और स्पेशली वो देखेंगे कि मेजरली वो कर्ज क्या होता है,
नॉन बैंकिंग सेक्टर से होते हैं, लाइक प्राइवेट प्लेयर से उनका कर्ज होता है। तो इससे क्या होता है कि किसान जो होते हैं इन पे काफ़ी प्रेशर क्रिएट होता है। तो अभी क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए कि जो फार्मर्स हैं उनको एक इनकम सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए, और सरकार ने जो किसान है उनका आमदनी दुगना करने के लिए एक टारगेट रखा, एम रखा हुआ है। और इसके लिए कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे सरकार का डे बाई डे जो चिंताएं बढ़ रही हैं उसका रीज़न ये है कि जो उनका इनपुट कॉस्ट है, लाइक फर्टिलाइजर्स हुआ, बीज हो गए, उसका सिंचाई का इरिगेशन सिस्टम, ये काफ़ी महंगा हो रहा है। तो सरकार को इससे फार्मर्स से ये काफ़ी हमेशा डिस्ट्रेस रहते हैं, उनका प्रोडक्टिविटी घट रहा है और उन पे बहुत ज़्यादा कर्ज है, स्पेशली नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से। फिर मानसून का भी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। तो ये सारे इश्यूज हैं किसान को लेकर, और उसमें इंडिया के पास प्रॉपर फार्मर्स का कोई डेटाबेस नहीं है, जिससे क्या होता है कि एक्चुअल जो बेनिफिशरीज हैं फार्मर्स के वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है लीकेज होने के एक चांसेस रहते हैं। फिर इसमें क्या होता है कि कोई भी स्कीम वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं होनी चाहिए। मीन्स सारे जो फार्मर्स का अलग अलग रीजन है उनकी अलग अलग अपनी समस्याएं हैं, तो ऐसा कोई एक स्कीम सारे फार्मर्स को हेल्प नहीं कर सकती है। तो इसका सॉल्यूशन लेकर आना चाहिए कि सरकार को एक रीजन स्पेसिफिक या फिर डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक कुछ स्कीम्स लेकर आनी चाहिए, जिससे लोकल में क्या क्या इश्यूज हैं। जैसे किसी जगह कहीं पे पानी की समस्या है, कहीं पे देखेंगे कि जो आवारा पशु होते हैं उनकी समस्या है, कहीं पे कीटनाशक वाला इशू है कि उस एरिया में कीट बहुत ज़्यादा हैं। तो ये रीजन स्पेसिफिक अलग अलग इश्यूज हैं, इसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, सरकार को इस पर फोकस करना चाहिए। और इसके साथ साथ जो फार्मर्स हैं उनको एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल बैंक से ऐसा होना चाहिए कि क्रेडिट मिले, जिससे क्या होता है कि जब वो प्राइवेट प्लेयर से जब कर्ज लेते हैं तो उनके लिए उभर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बहुत हाई होता है। तो हमने बताया कि एक तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशनल वाइज डिजिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए, फिर सब्सिडीज होना चाहिए, लाइक जैसे अपना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र वैसा कुछ सब्सिडीज जैसा सरकार को एक फिक्स इनकम देना चाहिए। और इरिगेशन जो सिंचाई की सुविधा है, इरिगेशन सिस्टम इसको इम्प्रूव करना चाहिए। फिर वेयर हाउसिंग और कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी को भी इम्प्रूव करना चाहिए। नहीं तो क्या होता है सरकार पैदावार तो कर लेते हैं लेकिन वो रखे रखे ख़राब हो जाते हैं, तो इस पर फोकस करना चाहिए। एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे सरकार जो भी अपना खर्च कर रही है उसको बढ़ाना चाहिए। फिर रीजन स्पेसिफिक स्कीम लेकर आना चाहिए और अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए कि क्या कौन से सीजन में हमें क्रॉपिंग करना चाहिए, जिससे फार्मर्स को बेनिफिट हो। और एक हेल्दी क्रेडिट सिस्टम होना चाहिए, जिससे ये नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से लोन ना लें या क्रेडिट ना लें, एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल बैंक से या फिर किसी इंस्टीट्यूशन से ही क्रेडिट लें, जिससे इन पे एक्स्ट्रा बर्डन ना पड़े। अगला हमारा टॉपिक है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो ये स्टैटिक का पार्ट है, इसको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, आप इसको थोड़ा देख लीजिएगा क्योंकि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इसमें 4 करोड़ किसान इसके थ्रू कवर किए गए थे, और अराउंड 100 रुपीज़ जो प्रीमियम जाता है उस पर अराउंड 500 रुपीज़ का पेमेंट सरकार करती है, इनकेस कुछ क्रॉप जो भी क्रॉप है हुआ उसके साथ कुछ इशू आ गया तो। अभी हम देख लेते हैं अपना अगला टॉपिक, हमारा फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से लेकर है, क्योंकि ये भी यूपीएससी एंड जो भी पीसीएस लेवल पीसीएस मेंस एग्जामिनेशन होते हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेंस का ये जीएस 3 का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको एक रेडी टू आंसर टाइप का शॉर्ट नोट होना चाहिए। तो ये जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है इसको सनराइज सेक्टर में रखा गया। सनराइज सेक्टर ऐसे सेक्टर्स हैं जैसे न्यूली क्रिएटेड सेक्टर हैं और जिसमें ग्रोथ और डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। तो जो भी सरकार का ग्रॉस वैल्यू एडिशन होता है इसमें अराउंड 1.8% सिर्फ इसी का योगदान है। और इसमें देखेंगे कि इसका वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, इसमें लगभग 20 लाख लोग काम करते हैं, जो कि नॉर्मली जितना भी अपना लेबर फोर्स है उसका 12.2% के आसपास है। और करेंटली अभी सरकार ने 41 फूड पार्क्स को अप्रूव किया था, जिसमें से 24 ऑपरेशनल हैं
और इसके साथ साथ देखेंगे फूड एक्सपोर्ट जो है इंडिया का इंक्रीज हुआ है लास्ट कुछ ईयर में, अराउंड 25% इंक्रीज हुआ है। तो फूड इंडस्ट्री इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है इसको देखते हैं। क्योंकि फूड इंडस्ट्री क्या होता है, फार्मर्स जो होता है उनको इकोनॉमी से इंटीग्रेट करता है। लाइक रॉ मटेरियल हुआ वो किसी इंडस्ट्री में गया, इंडस्ट्री में जाने के बाद एक प्रोसेस्ड आइटम बना, तो जो रॉ मटेरियल किसान का था, इकोनॉमी में इंडस्ट्री था, ये दोनों इंटीग्रेट हुए और एक प्रोसेस्ड आइटम बने। तो इस ये दोनों को इंटीग्रेट करता है और इसके साथ साथ जो इंडिया का पोटेंशियल है उसको काफ़ी अच्छे वे में यूटिलाइज करता है। इसके साथ साथ जो तीसरा पॉइंट है कि ग्लोबल फूड मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया, ऐसे हम फोकस करेंगे तो इंडिया को ग्लोबल फूड मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जा सकता है। और इसके साथ साथ हमें क्या करना चाहिए कि जो ब्रांडिंग और मार्केटिंग है इस पे फोकस करना चाहिए। कि कोई भी देखेंगे कि फॉरेन का कोई प्रोडक्ट होता है तो हम इजीली उसको उस पर ट्रस्ट करके हम खरीद लेते हैं, बट सेम ट्रस्ट ऐसे ही इंडिया को अपने जो ब्रांड हैं और उन पे मार्केटिंग पे खर्च करना चाहिए, जैसे ऐसा ट्रस्ट इंडियन प्रोडक्ट पे भी जनरेट हो। और इसके साथ साथ क्या होगा कि जो ग्रामीण क्षेत्र में डेवलपमेंट है ये भी इससे काफ़ी बढ़ेगा। सपोज लोकल में कोई फूड इंडस्ट्री रहेगा तो लोकल जो भी पैदावार है वो इंडस्ट्री में जाएगा तो उन लोगों को इनकम का एक सपोर्ट मिलेगा। और वहाँ पे दूसरा है कि इनकम का सपोर्ट तो अपना डायरेक्ट जो क्रॉपिंग है उससे तो ले ही सकते हैं, उसके साथ साथ देखेंगे जॉब का क्रिएशन भी होगा। और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार ने कुछ इनिशिएटिव लिए थे, जैसे पीएम संपदा योजना, जिसे मेगा फूड पार्क बनाने के लिए, कोल्ड चेन बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। फिर इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वो सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट लेकर आया कि किसी डिस्ट्रिक्ट में कौन सा प्रोडक्ट मेन है उसको हम कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इस पर भी सरकार फोकस कर रही है। सरकार ने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में 100% एफडीआई कर दिया है, ये भी सरकार ने एक अच्छे इनिशिएटिव लिया है। बट इसके कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, जैसे ये फूड इंडस्ट्री जो है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इनफॉर्मल्स है, इसको कैसे फॉर्मलाइज किया जा सकता है, सरकार को इसको फोकस करना चाहिए। जो न्यू टेक्नोलॉजीज है उसको हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और जो एक्सेस है रॉ मटेरियल का और सब जो कोल्ड चेन है, लाइक कहीं यहाँ पे गुजरात में कोई कॉटन से रिलेटेड रॉ मटेरियल है तो उसको जहाँ पे बन रहा है उसका इंडस्ट्री वहाँ तक पहुँचने पे जो भी कास्ट है इसको हम कैसे कम कर सकते हैं, टाइम कैसे बचा सकते हैं, इस पर भी सरकार का फोकस होना चाहिए। इसके साथ साथ जो R&D है, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इस पर भी सरकार को पैसे खर्च करना चाहिए और फोकस करना चाहिए कि हम इस पर क्या क्या रिसर्च कर सकते हैं। फिर किसान को क्रेडिट फैसिलिटी भी देनी चाहिए और उनके जो लेबर लॉज हैं उसको भी एक इम्प्लीमेंट करना चाहिए, प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जिससे कि दोनों का राइट मेंटेन रहे। और स्पेशली क्वालिटी जो कंट्रोल है इस पर भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि हमारा क्वालिटी अच्छा रहेगा तभी बाहर के देशों में ये बिकेगा। तो हमने डिस्कस कर दिया एक पॉलिसी अच्छा होना चाहिए और टैक्स वाइज उनको इंसेंटिव देना चाहिए। उसके साथ साथ पीएम संपदा के थ्रू जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है इस पर भी फोकस करना चाहिए और हमें मार्केट ओरिएंटेड प्रोडक्ट पे ही फोकस करना चाहिए। तो अभी के लिए हम इतना ही डिस्कस करते हैं, बाकी आपको कुछ क्वेरी है तो आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट्स को कमेंट कर सकते हैं, हम उसका आंसर करेंगे। और हमें प्लीज़ सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।